Well, so in today's class, we are going to study about the decline of Roman Empire. So be ready with that. So today's topic is decline of Roman Empire. हम देखते हैं रोमन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे होता है. इसमें दो बातें ध्यान रखना. रोमन एम्पायर का डिवीजन और डिक्लाइन, ये दो शब्द हैं. रोमन एम्पायर का डिवीजन 4th सेंचुरी में होता है और डिक्लाइन 7th सेंचुरी में होता है. अब कारण क्या रहे हैं? डिवीजन के भी लगभग वही कारण थे और डिक्लाइन के भी लगभग वही कारण थे. हाँ, उसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर जो है वो आ जाता है. जैसे कि डिवीजन के टाइम में रोमन एम्पायर को जो थ्रेट था वो था ईरान से. यानी पर्शिया वाज जस्ट क्रिएटिंग अ थ्रेट टू रोमन एम्पायर ड्यूरिंग 3rd सेंचुरी. तो 3rd सेंचुरी में जो क्राइसिस आया था उसके पीछे ईरान का हाथ था. लेकिन 7th सेंचुरी में जो क्राइसिस आ रही है उसके पीछे अरेबिया का हाथ है, क्योंकि अब इस्लाम पैदा हो गया, अब इस्लामिक जो है एम्पायर बनना शुरू हुआ. तो ये एक कारण रहा है डिक्लाइन का. मतलब दोनों में लोग बदले हैं लेकिन कारण सेम है. इसी तरीके से जर्मनिक ट्राइब्स का अटैक ही था वो कारण जिसकी वजह से 3rd सेंचुरी क्राइसिस आई थी. और 7th सेंचुरी में भी फिर जर्मन से ही अटैक होना शुरू हुआ, लेकिन बस लोग बदल गए. जैसे जर्मनिक ट्राइब्स पहले वाले में गोथ्स थे, विसिगोथ्स थे, वंडाल्स थे, इस बार वाले में हूण आ गए. तो इस तरीके से देखा जब 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हूणों का बड़ा अटैक हुआ और इसने रोमन एम्पायर को पूरा तहस नहस कर डाला, चौपट कर डाला. तो मैं फटाफट कुछ एक चीजों के बारे में यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ कि जर्मनिक इन्वेजन वो बहुत पहले से शुरू थे. जूलियस सीजर के भी टाइम पे हो रहे थे, उसके बाद भी हो रहे थे. और खास करके ये जो रोम की बाउंड्री थी, खास करके ये वाली बाउंड्री, इस पर बहुत अटैक होते थे जर्मनिक ट्राइब्स के. जर्मनिक ट्राइब्स जस्ट इसके ऊपर रहने वाले थे, दानूबे नदी के आसपास. अराउंड 370 तक आते आते मंगोल एक नई जाति आ गई सेंट्रल एशिया में, और हूण दूसरी जाति. तो हूण और मंगोल ये दोनों बड़े खतरनाक थे. ठीक है. इन दोनों ने जो है हूणों ने और मंगोलों ने, इन्होंने खास करके सेंट्रल एशिया से अपने आप को हटाना शुरू किया, क्योंकि वहां पे स्कैर्सिटी बहुत थी. सेंट्रल एशिया में ये लोग रहते थे, वहां ठंडा, एकदम ठंडा प्रदेश है, जो है बर्फ से ढका हुआ है, जो पहाड़ भी हैं वहां पर केवल शिकार वगैरह हो सकते हैं. इनका ना तो कोई बहुत बड़ा कल्चरल डेवलपमेंट था और ना ही जीने के साधन थे. तो ये भाग करके यूरोप और एशिया की तरफ बढ़ रहे थे. हाँ, एक चीज जरूर थी कि ये पहाड़ों में रहने वाली जातियां थी, तो बहुत मुश्किलों से इनका सामना रोज होता रहता था, इसलिए बहुत फायरस ट्राइब थी, बहुत ही लड़ाकू जातियां थी. तो उसका इन्होंने फायदा उठाया. In an effort to flee from Huns, the various Germanic people pushed into Roman lands. अब बात एक क्या यहाँ पे कि ये जर्मनिक ट्राइब्स जो थे वो रोमन एम्पायर में अटैक कर रहे थे. क्यों कर रहे थे, उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि इनके ऊपर हूणों का अटैक हो रहा था. तो हूण जर्मनिक ट्राइब्स पे अटैक कर रहे थे. तो जर्मनिक ट्राइब्स जो है हूणों से बचने के लिए वो जो है साउथवर्ड भाग रहे थे और उन्होंने रोम को तहस नहस किया. रोमन्स कॉल्ड द इन्वेडर्स बारबेरियन. रोमन्स ने इन सभी को बारबेरियन कहा, असभ्य जातियां कहा, अनसिविलाइज्ड. ठीक है. They kept moving through the Roman provinces of war. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. So the Roman Empire was divided into eastern and western halves in the 4th century CE. हम सभी को पता है कि ये दो भागों में बढ़ चुका था. During the late antiquity period, the general prosperity was especially marked in the east. और लेट एंटिक्विटी के टाइम में ये वाला जो इलाका रहा है, इसी इलाके में सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आई है. इस इलाके को कौन सा एम्पायर कहते हैं, कौन बताएगा? क्विक. ईस्ट एम्पायर. ईस्ट एम्पायर 20 बार से बता रहे हैं, बाइजेंटीन एम्पायर हो गया है. ईस्ट रोमन एम्पायर को बाइजेंटीन एम्पायर कह रहे हैं. ये नाम याद कर लेना, बार बार तुम लोग भूल जाते हो. ठीक है. ईस्ट और वेस्ट तो डायरेक्शन होता है, एम्पायर का नाम ईस्ट और वेस्ट थोड़ा ही हो सकता है. थर्ड पॉइंट, ईस्ट रिमेन्ड यूनाइटेड अंडर एम्परर जस्टिनियन. यहाँ पर एक रूलर हुआ है जस्टिनियन, नाम बताया था पिछली बार आपको. उसने इस पूरे इलाके को, खास करके बाइजेंटीन एम्पायर को इंटैक्ट रखा.
ठीक है। इस बीच में वॉर्स भी हो रहे थे रोम और ईरान के बीच में 7th सेंचुरी में, वो हमेशा से ही होते रहे हैं। ईस्ट रोमन एम्पायर, जिसको हम बाइजेंटियम या बाइजेंटीन एम्पायर कहते हैं, वो काफी प्रॉस्परस रहा है लेट एंटीक्विटी में, मतलब 3rd सेंचुरी के बाद से लेके 7th सेंचुरी तक। लेकिन 7th सेंचुरी में इस्लाम काफी हिस्सों तक अपना कब्जा कर रखा था, और इस वजह से बहुत सारा इलाका वो अरबों के हाथ में आ गया। नोमैडिक ट्राइब्स सच एज गोथ्स, विसिगोथ्स, वंडाल्स, ये सब भी रोमन एम्पायर पे अटैक करना शुरू कर दिए 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। So the Germanic groups established their own kingdom within the empire. With the prompting of Christian Church, Holy Roman Empire was formed around 9th century CE. हम सभी को पता है कि ये जो जर्मनिक ट्राइब्स थे, पिछली कहानी में भी आपको बताया था, जर्मनिक ट्राइब्स आकर के इन सब जगहों पर अपने अलग अलग राज्य बसा लिए, तो ये पूरा एम्पायर टूट गया, छोटे छोटे राज्यों में बट गया। लेकिन सारे के सारे लोग यहाँ पर रहने वाले वो क्रिश्चियंस थे, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो रिलीजियसली यूनाइटेड थे, लेकिन पॉलिटिकली डिवाइडेड थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लो। क्या कि ये पॉलिटिकली डिवाइडेड थे, पॉलिटिकली तो इनके जो है कई सारे भाग बन चुके थे। सो दे वर पॉलिटिकली डिवाइडेड, हर जगह पे अलग अलग शासक थे। you can just write it down and understand that they were politically divided but religiously united. ऑलराइट, धर्म के नाम पर ये सारे इकट्ठे थे, धर्म इन सब का एक ही था। कौन सा धर्म था? क्रिश्चियनिटी। तो अब जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे रोम में पोप हुआ करता था, उसने एक नया चीज निकाला कि हम लोग एक होली एम्पायर बना लेते हैं, होली रोमन एम्पायर बना देते हैं। इसमें क्या होगा कि रोमन एम्पायर ये पॉलिटिकली नहीं होगा, एक ही राजा हर जगह शासन नहीं करेगा, लेकिन धर्म का शासन हर जगह होगा। इसका मतलब राजा यहाँ का अलग हो सकता है, यहाँ का अलग हो सकता है, यहाँ का अलग हो सकता है, लेकिन सब मानेंगे रोम के ही चर्च को, ठीक है। तो चर्च का वर्चस्व हर जगह पर होगा, राजा हर जगह पे अलग अलग होंगे, और किसी एक राजा को जो है वो रोमन एम्परर, होली रोमन एम्परर घोषित करता था। ये जो होली रोमन एम्परर होता था, वो ना तो रोम का एम्परर होता था और ना ही इस पूरे साम्राज्य का होता था, वो होता किसी एक जगह का था। जैसे कि वो ऑस्ट्रिया का हो सकता है, वो फ्रांस का हो सकता है, वो स्पेन का राजा हो सकता है, इनमें से कोई भी एक होली रोमन एम्परर, या जर्मनी का भी आगे चल करके हुआ है कि जर्मन किंग्स भी बड़े सारे हुए हैं, खास करके वो होली रोमन एम्परर बनते हैं। पहला होली रोमन एम्परर जो है वो 9th सेंचुरी में फ्रांस में बनाया जाता है, ठीक है। नाम था उसका शालमैन। तो फ्रांस का राजा शालमैन वो पहला होली रोमन एम्परर बनता है। क्यों फ्रांस वाला बनता है, उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है कि यहाँ पर जो पोप हुआ करता था वो थोड़ा सा गड़बड़ था, जिसकी वजह से लोगों ने उसको मारना पीटने के लिए घेराव कर डाला था। रोम का जो पोप था वो जान बचाने के लिए चर्च में घुसा पड़ा था, तो फ्रांस के राजा ने आकर के उसकी मदद करी, उसकी जान भी बचाई और रोम को प्रोटेक्शन दिया। जाहिर सी बात है जो पोप था, जब उसे वो एहसानमंद हो गया राजा का, तो उसने राजा को होली रोमन एम्परर का तमगा दे दिया। और उसके बाद अक्सर करके फ्रांस के राजा या स्पेन के राजा या फिर ऑस्ट्रिया के राजा, इन्हीं को ही होली रोमन एम्परर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से रोमन एम्पायर तो बिखर गया, लेकिन अब वो होली रोमन एम्पायर में तब्दील हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप याद कर लो। Now let us move to the next topic that is more important to this. Legacy of Rome, the last topic of this chapter. इसमें हम पढ़ेंगे लेगेसी ऑफ रोम। रोम ने दुनिया को दिया क्या? जैसे हमने लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया भी पढ़ा था, तो पाया था कि मेसोपोटामिया ने लोगों को क्या दिया था। जैसे उसने राइटिंग सिस्टम दी, उसने बहुत सारी और नई चीजें दी, व्हील दिया, मैथमेटिक्स दिया, एस्ट्रोनॉमी दिया, ये सारी चीजें पढ़ा था ना बेटा आपने। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे
रोम ने क्या दिया? तो रोम ने सबसे बड़ी बात तो आपको एक नई भाषा दी जिसको हम कहते हैं लैटिन। आज देखा जाए तो ज्यादातर यूरोपीय भाषाओं की जो जननी है वो ग्रीक और लैटिन है। इन्हीं भाषाओं से बाकी भाषाएं बनी हुई है, चाहे अंग्रेजी ही क्यों ना हो। ठीक है। सो द लैंग्वेज ऑफ रोमन्स रिमेन द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग। ज्यादातर पुराने ग्रंथ वो ग्रीक और लैटिन भाषा में ही है, उसमें भी लैटिन में ज्यादा है, क्योंकि ग्रीक्स के ऊपर जब इस्लामिक अटैक हुआ तो वो अपनी किताबें लेकर के आ गए रोम में, और वहां पे ट्रांसलेट होकर के वो लैटिन में हो गया। इट वाज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च इनटू the 20th century. So Latin was adopted by different peoples, और इसी लैटिन से आगे चल करके बड़ी सारी भाषाएं पैदा हुई हैं, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज, इटालियन, रोमानियन। ये सब भाषाएं लैटिन भाषा समूह से ही निकली हुई हैं। तो लैंग्वेज के मामले में इनका बड़ा योगदान रहा है। ठीक है। दूसरा, आर्किटेक्चर। रोमन्स ने सबसे पहले बड़े बड़े आर्किटेक्चर देने शुरू किए। इसके पहले इतने बड़े आर्किटेक्चर नहीं हुआ करते थे। और आर्किटेक्चर में कुछ एक विशेषताएं, जैसे आर्चेस, ये रोमन्स ने बनाए। डोम, जो आप मस्जिदों में ऐसे गुंबज देखते हो ना, ये रोमन आर्किटेक्चर है, रोमन्स ने सबसे पहले बनाए थे, इस्लाम ने बाद में अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। एंड कंक्रीट, कंकड़, पत्थर का इस्तेमाल, ये सब भी उन्होंने ही शुरू किया। बड़े बड़े कोलोजियम्स उन्होंने बनाए। कोलोजियम तो आपको दिखाया था ना, जिसमें वो कम्बैट होता था, वो लड़ाइयां होती थी, बड़े से स्टेडियम होते थे। ठीक है। बड़े बड़े आर्चेस बनाए गए, ब्रिजेस और एक्वेडक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। ब्रिजेस और एक्वेडक्ट समझते हो, वो जो नहरें बनती हैं या उनके ऊपर पुल बनाया जाता है, उन सब में आप देखो तो वो आर्चेस बने होते हैं। एक्वेडक्ट्स ये भी रोमन्स ने सबसे पहले बनाया था। ये एक तरीके से नहरें हुआ करती थी जो कि पानी शहरों में ले आती थी। वाटर चैनल्स वगैरह बनाया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो रोमन ने आर्किटेक्चर में बड़े काम किए। ठीक है। यहां तक कि बहुत सारी बिल्डिंग, यूएस कैपिटल भी देखा जाए तो वो कई तरह से रोमन फीचर से ढका, मतलब बना हुआ है। आप आपको जान के हैरानी होगी कि यूएस में एक जो है स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। देखा है कि नहीं देखा है? वो भी रोमन आर्किटेक्चर है। हाँ, और वो लिबर्टा नाम की देवी की मूर्ति है, और लिबर्टा रोमन देवी है, गॉडेस ऑफ फ्रीडम। रोमन सिस्टम ऑफ लॉ। हाँ, रोम ने लॉ का भी सिस्टम दिया, जस्टिस का भी सिस्टम दिया। किसने दिया था? जस्टिनियन ने, याद है? सो अर्ली रोमन लॉ डेल्ट मोस्टली विद स्ट्रेंथनिंग द राइट्स ऑफ रोमन सिटीजन। पहली बार अगर किसी ने अपने लोगों को अधिकार देना शुरू किया, रोमन सिटीजनशिप देना शुरू किया, तो वो रोम था। इसके पहले राजाओं के तो बड़े अधिकार होते थे, हर जगह पे डिवाइडेड थे, लेकिन कॉमन पीपल को अधिकार देने वाला पहला राज्य था। These standards were influenced largely by the teachings of Stoic philosophers and were based on the common sense and practical ideas. जैसे रोमन लॉ की अगर बात करें, कानून उन्होंने क्या क्या दिया था कि ऑल पर्सन हैड द राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ। कानून की निगाह में सब बराबर होंगे, यानी बराबरी का, इक्वालिटी का जो पहली बार जो है संदेश आया था वो रोम से आया था, वरना कहीं नहीं था। आपके देश में भी ऐसा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अलग अलग हैं, एक बराबर नहीं हो सकते। इंसान कभी एक बराबर होते ही नहीं, महिला पुरुष तक नहीं थे। संसार में हर जगह पर अलग अलग जगहों पर आप देखोगे, किसी जगह का इतिहास उठा करके अर्लीस्ट आप देख लो, कहीं पर भी इक्वालिटी की बात नहीं करी गई है सिवाय रोमन के। तो रोमन्स, दे वर चैंपियंस ऑफ इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट। A person was considered innocent until proven guilty. जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता, व्यक्ति निर्दोष रहता है। ये सेंस, इतना बड़ा सेंस है जस्टिस का, जो आज तक आपके देश में चलता है। मतलब किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा हो, जब तक उसको उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक वो अपराधी नहीं माना जा सकता। The burden of proof rested with the accuser rather than accused.
वहां के नियम में एक और खतरनाक बात थी कि प्रमाण देना, ये इस व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया है, इसका प्रमाण मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, ये कोई और ढूंढ के नहीं देगा। वहां पे जिसने इल्जाम लगाया है उसे प्रमाण स्वयं देना पड़ेगा। A person should be punished only for actions, not thoughts। ये भी देखो गजब की बात। रोमन्स ने पहले कानून ये बनाया कि व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंड दिया जा सकता है, अपराध के बारे में सोचने के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। मतलब मैं अगर किसी की हत्या करता हूं तो दंड मिलेगा, किसी की हत्या के बारे में सोचता हूं तो दंड नहीं मिलेगा। Any law that seemed unreasonable or grossly fair could be set aside। और कोई भी ऐसा कानून जो अतार्किक लगता है, अनफेयर लगता है, उसे तुरंत हटाया जा सकता है। तो इसका मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट लॉ देना शुरू किया रोमन्स ने पहली बार, ठीक है। और यहीं से फिर शुरू होता है, यहां से बहुत सारे लोगों ने सीखा, दुनिया भर के तमाम देशों ने, इवन यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सब ने जो अपने यहाँ के देश के कानून बनाए हैं, और वो कानून रोमन कानून है, वहीं से प्रभावित होकर के बनाया गया। रोम ने वेस्टर्न कल्चरल ट्रेडिशन को भी बड़ा एनरिच किया, ठीक है। एक इतिहासकार हैं R.H. बैरो, उन्होंने कहा था कि रोम नेवर फेल बिकॉज इट टर्न इनटू समथिंग इवन ग्रेटर। रोम का कभी विनाश नहीं हुआ क्योंकि रोम हमेशा बेहतरीन होकर के उभरा है। यानी रोम का जब भी रोम पर अटैक हुआ या खत्म हुआ तो रोम, ऐसा नहीं कि उसकी कल्चर खत्म हो गए, उसके कल्चर मॉडिफाई हो गए, बदल गए। रोमन कल्चर इंग्लिश कल्चर बन गए, जर्मनिक कल्चर बन गए, स्पेनिश कल्चर बन गए, फ्रेंच कल्चर बन गए, लेकिन वो ऐसे ऐसे बनकर के जिंदा रहे, खत्म नहीं हुआ। वो आइडिया बन गया एंड अचीव्ड इमॉर्टैलिटी। और रोम आज भी इमॉर्टल है, अमर है। As mighty as Roman Empire had been, however, it was not only great civilization of its time. Around the same period, the Rome was developing its enduring culture. Different but equally complex empire were emerging for the next. जिस दौर में रोम अपना कल्चर डेवलप कर रहा था, अपना सिविलाइजेशन डेवलप कर रहा था, उसी दौर में दुनिया के तमाम देशों में ऐसे कल्चर डेवलप हो रहे थे। उनमें एक मौर्यन कल्चर था, गुप्ता एम्पायर था, हिंदुस्तान में भी हान एम्पायर हुआ करता था, चाइना में भी। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि रोम अपने जमाने का एक गोल्डन सिविलाइजेशन हुआ करता था, which has given lots of things to the world। कुछ एक कीवर्ड्स याद कर लेते हैं, जैसे पैक्स रोमना, ये रोमन पीस पीरियड है एंशिएंट रोम का, जिसका टाइम अराउंड फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी एडी रहता है। एक्वेडक्ट्स, ये कैनाल होते थे। लेट एंटिक्विटी हमने बताया, फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड ऑफ इवोल्यूशन एंड ब्रेकअप ऑफ रोमन एम्पायर एंड रेफर्स ब्रॉडली टू 4th to 7th century। ग्लैडिएटर कौन होते थे? ये प्रोफेशनल फाइटर्स होते थे जो अक्सर करके स्लेव्स होते थे और तब तक लड़ते थे जब तक कि ये मर नहीं जाए। ये क्वेश्चन बैंक है बेटा, इसी के साथ आपको दिया हुआ है, इनको कर लो, ये होमवर्क में भी आपके जाते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।